हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल। लास्ट टाइम हमने रिस्पायरेशन के टॉपिक को शुरू किया था। हमने कहा था कि रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप फूड में मौजूद CH बॉन्ड्स को तोड़ते हो और उनसे एनर्जी हासिल करते हो इन द फॉर्म ऑफ ATP। फिर हमने डिस्कस किया था कि रिस्पायरेशन की दो टाइप्स हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन है और एनएरोबिक रिस्पायरेशन है। एरोबिक रिस्पायरेशन ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है और एनएरोबिक रिस्पायरेशन ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होती है। एरोबिक रिस्पायरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होती है, मतलब ग्लूकोज के अंदर जितने भी कार्बन हैं सारे के सारे कार्बन CO2 में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन एनएरोबिक रिस्पायरेशन में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होती है। एरोबिक रिस्पायरेशन में मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है, और एनएरोबिक रिस्पायरेशन में लेस एनर्जी रिलीज होती है, कम एनर्जी रिलीज होती है। ठीक, फिर हमने बात की थी कि चाहे एरोबिक रिस्पायरेशन हो या एनएरोबिक रिस्पायरेशन हो, दोनों के दोनों पहला स्टेप्स सेम होगा। दोनों रिस्पायरेशन में पहला स्टेप सेम होगा कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़कर पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं। ठीक, ये चाहे एरोबिक रिस्पायरेशन हो या एनएरोबिक रिस्पायरेशन, दोनों में ये स्टेप सेम है। पायरुविक एसिड के एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन होते हैं, तो अब 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बने हैं, मतलब 3 और 3 6 हो गए, तो वही ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पूरा हो गया। आगे फिर पायरुविक एसिड डिपेंड करेगा कि रिस्पायरेशन एरोबिक है या एनएरोबिक है। अगर ये पायरुविक एसिड CO2 प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाए, मतलब पायरुविक एसिड मुकम्मल तौर पर ऑक्सीडाइज हो जाए, तो इसको हम एरोबिक रिस्पायरेशन कहेंगे। एरोबिक रिस्पायरेशन में सारे के सारे जो कार्बन्स थे वो CO2 में कन्वर्ट हो गए, 6 मॉलिक्यूल्स बन गए CO2 के। लेकिन एनएरोबिक रिस्पायरेशन में ये प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे, बल्कि 2 तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं। उन्हीं 2 प्रोडक्ट्स की बुनियाद पर हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं कि एनएरोबिक रिस्पायरेशन की 2 टाइप्स हैं। एनएरोबिक रिस्पायरेशन को दूसरा नाम हम क्या देते हैं? फर्मेंटेशन का। तो पहली टाइप का नाम आता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और दूसरा है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, तो नाम से ही जाहिर है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का मतलब ये है कि इसमें अल्कोहल बनेगा। इफ़ द पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल आर कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल देन इट इज़ कॉल्ड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और अल्कोहल तो पूरी एक क्लास का नाम है ना, उसमें फिर काफ़ी सारे अल्कोहल्स आ जाते हैं। अगर अल्कोहल के अंदर 1 कार्बन है तो हम उसे मिथेनॉल कहते हैं, अगर 2 है तो इथेनॉल, 3 है तो प्रोपेनॉल, ब्यूटानॉल, पेंटानॉल एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पर जो अल्कोहल बनती है वो 2 कार्बन वाली होती है। उसका फार्मूला है C2H5OH, 2 कार्बन वाली है, तो इसको हम नाम देते हैं इथेनॉल का। इथेनॉल, बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इफ़ द पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल देन इट इज कॉल्ड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एंड इफ द पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड देन इट इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड का फार्मूला है C3H6O3। बात समझ आ रही है? अब अगर आप इस फार्मूले पर गौर करें तो इथेनॉल के एक ही मॉलिक्यूल बना है, और इथेनॉल के मॉलिक्यूल में 2 कार्बन है, लेकिन पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल में 3 कार्बन है। इसका मतलब 1 कार्बन रहता है, तो वो 1 कार्बन CO2 में कन्वर्ट होता है। क्या बनता है? CO2। तो अब आप देख लें कि इथेनॉल के साथ CO2 भी बनेगी, 2 कार्बन ये हो गए, 1 ये हो गया, तो ये पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल पूरा हो गया। ठीक, यहाँ पर CO2 नहीं बनती क्योंकि पहले से लैक्टिक एसिड के फार्मूले में ही 3 कार्बन। यहाँ तक क्लियर है? अब अगला पॉइंट ये है कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन किन ऑर्गेनिजम्स में होती है और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन किन में होती है। तो ये याद रख लें कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है यीस्ट में और बैक्टीरिया में। कुछ बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर ये होती है, मेनली आपने यीस्ट का याद रखना है, यीस्ट के अंदर होती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। यीस्ट कहते हैं यूनिसेलुलर फंजाई है, यूनिसेलुलर फंजाई है। अब यीस्ट का आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं आटे को खमीर बनाने के लिए। अगर आपने कहीं गौर किया हो, जब आटे को खमीर बनाना हो तो कैसे बनाते हैं? आटे को गूंदने के वक्त उसमें कुछ छोटे छोटे ग्रेनुलाइट स्ट्रक्चर होते हैं, एक साशे मिलता है छोटा सा, वो डालते हैं। उसकी वजह से वो दरअसल क्या है, वो यीस्ट हैं। उसकी वजह से हमारा जो आटा है वो खमीर में कन्वर्ट हो जाता है, उसके अंदर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है, और उसके नतीजे में CO2 गैस भी बनती है। CO2 गैस, ये गैस जब रिलीज़ होती है तो हमारा आटा फूलना शुरू हो जाता है। आपने अगर नोट किया हो, जिस बर्तन के अंदर खमीरा आटा रखा हो ना, तो वो फूलना शुरू हो जाता है। क्यों? बाज़ औक़ात वो बर्तन से बाहर भी गिरना लग पड़ता है, तो वो इसी वजह से कि उसमें CO2 गैस की प्रोडक्शन होती है जो कि आटे को फुला देती है। ठीक, यहाँ पर आ जाओ, लैक्टिक एसिड होती है बैक्टीरिया के अंदर।
बैक्टीरिया के अंदर ख़ास तौर पर लैक्टोबैसिलस। जब आप दूध से दही बनाते हो तो कैसे बनाते हो, दूध को थोड़ा सा गर्म करके उसमें पहले से दही डालते हो ना। अब दही के अंदर क्या है, एक बैक्टीरिया है जिसको हम लैक्टोबैसिलस का नाम देते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करता है कि दूध के अंदर एक खास तरह की ग्लूकोज है, ग्लूकोज तो नहीं है, उसको गैलेक्टोज कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ये शुगर है। उस कार्बोहाइड्रेट की वो फर्मेंटेशन करता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, तो उसके नतीजे में लैक्टिक एसिड बनता है। अब लैक्टिक एसिड क्या करता है कि दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। इसी वजह से हमें लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन की वजह से जो दही है वो थोड़ा खट्टा खट्टा लगता है। अगर बहुत ज़्यादा हो जाए फर्मेंटेशन तो दही भी बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता है, फिर खाने के काबिल भी नहीं रहता। तो इसके अलावा काफ़ी सारे बेकरी प्रोडक्ट्स हैं जो कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से हासिल किए जाते हैं। जितने भी आप ब्रेड्स वगैरह खाते हो तो ये सब भी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की एप्लीकेशंस हैं। चलिए जी, क्लियर यहाँ तक। अब एक बार बुक से रीडिंग कर लेते हैं, अगर कोई पॉइंट रह गया तो उसे भी डिस्कस कर लेंगे। बुक की तरफ देखें। एनारोबिक रिस्पायरेशन, आल्सो कॉल्ड फर्मेंटेशन, cellular respiration that occur in the absence of oxygen is called anaerobic respiration. In anaerobic respiration, glucose is incompletely oxidized with less amount of energy released. Its first phase is exactly similar to that of aerobic respiration. पहला जो फेज़ है, पहला मरहला है, वो एरोबिक रिस्पायरेशन ही की तरह है कि ग्लूकोज को तोड़कर पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। A molecule of glucose is broken down into two molecules of pyruvic acid. In the second phase, pyruvic acid may be treated in two ways. जो दूसरा मरहला है उसमें पायरुविक एसिड दो तरह से ट्रीट किया जाता है पायरुविक एसिड को। उसी की बिना पर इसकी दो टाइप्स हैं। पहला है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ड्यूरिंग anaerobic respiration in bacteria and yeast etc. पायरुविक एसिड इज फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू अल्कोहल, अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है। और अल्कोहल में कौन सी, दो कार्बन वाली, तो दो कार्बन वाली अल्कोहल को हम क्या कहते हैं, इथेनॉल का नाम देते हैं, या फिर इसको हम इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल एक ही बात है। एंड CO2, दिस टाइप ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन इज कॉल्ड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, इसको हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। आगे फिर ये सिंपल इस इक्वेशन भी दी गई है। दूसरा है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ड्यूरिंग एनारोबिक रिस्पायरेशन in the skeletal muscles of humans and other animals, pyruvic acid is converted into lactic acid. pyruvic acid को कन्वर्ट किया जाता है लैक्टिक एसिड में। अब ये पॉइंट मिस हो गया था कि जो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं इनके अंदर भी एनारोबिक रिस्पायरेशन होती है, लैक्टिक एसिड वाली, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। जिस वक्त वैसे तो आम तौर पर हमारे जिस्म के अंदर एरोबिक रिस्पायरेशन होती है ऑक्सीजन के ज़रिए से, जिसमें CO2 और H2O बनते हैं। लेकिन जब आप हार्ड एक्सरसाइज करते हो, आपके मसल्स ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, तो उस वक्त ऑक्सीजन की मिकदार हमारे जिस्म में कम होती है, क्योंकि हम ज़्यादा काम कर रहे हैं। अब ऑक्सीजन की सप्लाई कम मिल रही है, तो उसके नतीजे में फिर एनारोबिक रिस्पायरेशन भी मसल्स में शुरू हो जाती है, जिसके ज़रिए से आपके मसल्स में लैक्टिक एसिड बनता है। तो उसकी वजह से फिर अगर हार्ड एक्सरसाइज के बाद आप देखो तो अक्सर आपके मसल्स दर्द करते हैं, ठीक है, क्रैम्पिंग होती है, तो वो क्यों होती है, लैक्टिक एसिड की वजह से। अच्छा, दिस टाइप ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। आगे इंपॉर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन की अहमियत। द एनवायरनमेंट ऑफ अर्थ डिड नॉट हैव फ्री ऑक्सीजन इन द अर्ली फेजेस ऑफ लाइफ, मतलब ज़मीन पर जब शुरू में आगाज़ हुआ था ना, पहली बार ज़मीन पर लाइफ का आगाज़ हुआ था, तो उस वक्त ज़मीन के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि ज़मीन के ऊपर जो ओजोन लेयर है वो उस वक्त नहीं बनी थी। ओजोन लेयर बनी है 420 मिलियन ईयर्स अगो, 420 मिलियन ईयर्स अगो। उससे पहले ओजोन लेयर नहीं थी, तो ज़मीन के सरफेस पर, ज़मीन के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मिकदार बहुत ज़्यादा ना होने के बराबर थी। तो अब ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब एरोबिक रिस्पायरेशन तो हो नहीं सकती, क्योंकि इसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो उस वक्त जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़मीन पर रह रहे थे, ज़्यादातर यूनिसेलुलर ही थे, प्रोकैरियोट्स थे, तो वो कौन सी फर्मेंटेशन करते थे, एनारोबिक रिस्पायरेशन करते। ठीक, द अर्ली ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर्ड एनारोबिकली एंड गॉट एनर्जी फॉर देयर लाइफ, अपनी ज़िंदगी के लिए जो एनर्जी हासिल करते थे, किस प्रोसेस के ज़रिए, एनारोबिक रिस्पायरेशन में। इवन टुडे सम ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग सम बैक्टीरिया एंड फंजाई गेट एनर्जी फ्रॉम एनारोबिक रिस्पायरेशन एंड आर कॉल्ड एनारोब्स। आज भी ज़मीन पर काफ़ी सारी बैक्टीरिया और फंजाई ऐसी हैं जो कि एनारोबिक रिस्पायरेशन करती हैं और अपनी उसके ज़रिए एनर्जी हासिल करते हैं, और उन ऑर्गेनिजम्स को हम एनारोब्स कहते हैं। व्हेन स्केलेटल मसल्स ऑफ ह्यूमन्स वर्क हार्ड, जब ह्यूमन्स के स्केलेटल मसल्स ज़्यादा एक्सरसाइज के दौरान या ज़्यादा काम करते हैं, तो उसके नतीजे में क्या होता है, बट ऑक्सीजन सप्लाई इज़ नॉट सफिशिएंट टू फुलफिल द डिमांड, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो उसकी सप्लाई कम होती है। द स्केलेटल मसल्स कैरी आउट एनारोबिक रिस्पायरेशन टू गेट एनर्जी, तो जो स्केलेटल मसल्स हैं, हमारे स्केलेटल मसल्स, इनके अंदर भी एनारोबिक रिस्पायरेशन शुरू हो जाती है। साइंटिस्ट हैव यूज्ड
फर्मेंटेशन इन फंजाई एंड बैक्टीरिया फॉर मेकिंग यूज़फुल प्रोडक्ट्स फॉर मैनकाइंड। इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए इन्हीं फर्मेंटेशन की टेक्निक्स का इस्तेमाल करके काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं, जो कि चंद एक मैंने आपको भी बता भी दी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द फर्मेंटेशन इन बैक्टीरिया इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग चीज़ एंड योगर्ट। चीज़ और योगर्ट वगैरह, दही वगैरह बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फर्मेंटेशन इन यीस्ट इज़ यूज्ड इन ब्रूइंग एंड बेकिंग प्रोडक्ट्स। काफ़ी सारी बेकरी की प्रोडक्ट्स हैं जिनमें फर्मेंटेशन का फिनोमेना आकर होता है। सिमिलरली द सोया सॉस इज़ मेड थ्रू द फर्मेंटेशन बाय अ फंगस। सोया सॉस और चिली सॉस जो कि आप सूप में इस्तेमाल करते हो, वो भी फर्मेंटेशन के ज़रिए से बनती हैं, फर्मेंटेशन ऑफ फंगस से। ठीक, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अगले लेक्चर में फिर हम मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन के बारे में देखेंगे कि ये जो काम हुआ है, ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ है, उससे फिर CO2 और H2O बने, तो ये सारे कौन कौन से स्टेप्स हैं और हर स्टेप का जो अलग नाम है उसे हम मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।